उसका सदुपयोग होगा, कहीं भी गलत कर सकते हैं। पिछले 5 सालों में एक बार भी कभी भी ये प्रोसेस नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। गुरुग्राम में बहुत RWA हैं, जिसको लेकर हमेशा आप हर सेक्टर में अगर देखेंगे या बड़ी बड़ी सोसाइटियों में देखेंगे जहां RWA होता है, वहां पर क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। RWA के पास में क्या क्या पावर हैं और पावर अगर प्रशासन सरकार उनको देता है तो उससे कितना उन सेक्टर और सोसाइटियों को लाभ मिलेगा। इन्हीं सब बातों के लिए आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं प्रशांत चौहान जी, जो कि सेक्टर 9 के RWA प्रधान हैं। चौहान जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। चौहान जी, मैं एक देखता हूं कि RWA के लोगों में एक ये रहता है कि आज हमारा ये काम नहीं हुआ। बहुत सारे पार्क सूख रहे हैं, बहुत सारे पार्कों में काम लोग बाग करवा पा रहे हैं, बहुत सारे लोग RWA प्रधान तो बन गए पर काम नहीं करवा पाते। तो इन बातों को आप कैसे देखते हैं? पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल का कि आज आप यहाँ पर आए और आपने एक अच्छी बात आपने रखी है। मैं यहाँ पर 20 सितंबर 2020 से मैं नॉमिनेट हुआ था, तो मैंने बहुत चीज़ सीखी है और देखी है। RWA एक जो संस्था है वो निस्वार्थ सेवा करती है और वो जनता जनार्दन जनता के बीच की और गवर्नमेंट के बीच की एक कड़ी है जो प्रॉब्लम्स को बताना है और गवर्नमेंट के माध्यम से उसको ठीक कराना है। अब कई बार ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जहां पर हमें एक बार जाने से काम हो जाना चाहिए, वो काम नहीं होता। हमको बार बार MCG या किसी और ऑफिस में हमको बार बार जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो कार्य डिले होता है और जो विकास के कार्य हैं वो रुक जाते हैं। जैसा काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हमने कोई फाइल पुटअप किया, जो बिल की फाइल होती है, तो वो अगर जितनी फास्ट हो जाएगी तो हमारे यहाँ पे जो भी वर्कर काम कर रहे हैं तो उनको जल्दी सैलरी मिल सकता है, उनको उत्साह होगा कि मैं यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ तो ये एक अच्छा कार्य है। एक जो गवर्नमेंट की कड़ी में अगर कहूँ, अगर उसमें मजबूती आए, उसके अंदर अगर थोड़ा सा एक अपने कार्य करने का जो तरीका है वो बदल दिया जाए तो आम जनता को बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा मेरा साथ में आपसे सवाल है, आगामी नगर निगम गुरुग्राम मानेसर फरीदाबाद चुनाव भी है, तो इसमें जब निगम चुनाव होता है तो एक RWA की भी एक अपनी भूमिका है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी को सपोर्ट करती हैं। या फिर ये कहा जाए कि हर RWA में जाने के लिए भाई प्रधान की आवश्यकता होती है, उससे मिलना पड़ता है। तो उसी कड़ी को लेकर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चुनाव नज़दीक है तो इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? इस बार बाढ़ भी आपका बदल गया है, पहले बाढ़ आपका 14 होता था, इस बार संभावित बाढ़ अगर देखा जाए तो 12 बाढ़ है। तो अब इसको कैसे देखते हैं? चुनाव काफ़ी नज़दीक है। देखिए, जो भी सेक्टर्स में या कॉलोनी में जो भी व्यक्ति रहते हैं सभी पढ़े लिखे हैं। कोई बिजनेस कर रहा है तो कोई जॉब कर रहा है। और सबसे पहले अगर मैं कोई चीज़ देखता हूँ तो हर व्यक्ति के अंदर एक इच्छा रहती है कि उसको भयमुक्त समाज चाहिए। बहू बेटियाँ, जो भी स्थानीय निवासी, उनको सुविधाएं, और जो वहाँ का नॉमिनेट किया सदस्य, जो जनता जनार्दन द्वारा जो चुना जाता है प्रतिनिधि, उसका व्यवहार सबसे बड़ा एक मैटर करता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहां जनता को एक अपना काम कराने के लिए जो प्रतिनिधि है उसका व्यवहार एक सबसे बड़ी मुद्दा होगा। अगर व्यवहार सही होगा और काम 2 दिन में डिले हो जाएगा तो जनता किसी को डरा के, धमका के, किसी को कुछ गाली गलौज करके ऐसा करने से कभी भी इलेक्शंस के प्रति आदमी को नहीं सोचना चाहिए। जैसे उसका जीता जागता एक सबूत मैं देना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास दुबे, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, जिनका एक वर्चस्व रहा है और वो तो बहुत बड़ा रहा है। ये तो एक छोटा सा पार्षद का इलेक्शंस है जो लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि जितना व्यवहार कुशल होगा, जितना सॉफ्ट होगा, मधुर होगा, उतना जनता जनार्दन उनके साथ मिलेगा। साथ में आपके बाढ़ से ही संबंधित एक और बात, जिस प्रकार से इस बाढ़ की चर्चाओं हमेशा से, यहाँ ही अकेले बाढ़ की बात नहीं, पूरे गुरुग्राम में जैसे कि पहले 35 बाढ़ 34 बाढ़ हुआ करते थे, तो उन्हीं बातों को लेकर कहा जाता है कि 125 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत लगी इस बाढ़ के अंदर। तो आप एक शिक्षित वर्ग से बिलोंग करते हैं, आप भी एक बिजनेसमैन हैं, तो चौहान साहब थोड़ा सा आप इस पर आप फोकस डालिए
क्या 125 करोड़ रुपया या 150 करोड़ रुपया तक बताया जा रहा है लगभग, तो अगर इतना पैसा अगर हमारे वार्ड को अगर मिल जाता और पैसा इसमें लगा होता या लगा है, तो आज हमारे वार्ड की तरक्की कहाँ रुकी हुई है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। कहीं भी अगर कोई विकास का कार्य होता है या रेगुलराइज कोई पैसा जहाँ पर लगता है, वो जनता जनार्दन का दिया टैक्स का पैसा होता है, सबसे पहली चीज़। दूसरा, जो 150 करोड़ की आपने बात की वो बिल्कुल सच्चाई है। वार्ड 14 जो था, इसके अंदर 150 करोड़ रुपया लगा है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है सेक्टर 9 और जो आसपास कॉलोनियाँ हैं, मुझे नहीं लगता कि 150 करोड़ रुपया यहाँ पे लगा होगा। वो केवल फाइलों तक ही काफ़ी सीमित रहा होगा। अगर 150 करोड़ रुपये लगता तो ये सेक्टर और ये वार्ड, जो संभावित बाड़ा हम बोल रहे हैं, ये अलग से गुड़गांव में चमकता। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा और आप खुद भी देख सकते हैं। काफ़ी पार्कों के अंदर फाउंटेन लगे हुए हैं। हाँ, वो जो फाउंटेन लगे हुए हैं वो किस लिए लगाए गए? कि वो फाउंटेन चलना चाहिए। आज जब से ये फाउंटेन इंस्टॉल किए गए तब से चले ही नहीं। वो तब से चले नहीं। और एक फाउंटेन की जो कॉस्ट होती है अप्रॉक्सीमेट 5.5 लाख रुपये होती है। तो जो 5.5 लाख रुपया एक फाउंटेन पे लगा दिया, तो पूरे गुड़गांव के अंदर कितने फाउंटेन लगे? वार्ड 14 के अंदर मैं बहुत फाउंटेन दिखा दूंगा आपका। ESI हॉस्पिटल से आगे चलते एक छोटा सा मार्केट है, उसके सामने भी फाउंटेन लगा हुआ है। आपका सेक्टर 9 के अंदर भी 4-5 पार्कों के अंदर लगे हुए हैं। आप एक जीता जागता एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। सेक्टर 9 में एक बहुत बड़ा पार्क था। उस पार्क को, वो अनप्लैंड लैंड थी हुड्डा की, उसको माननीय जो हमारे पार्षद महोदय रहे हैं संजय प्रधान जी, वार्ड 14 से, उन्होंने उस पार्क के उस अनप्लैंड लैंड को एक अच्छा स्वरूप देने के लिए उसमें पैसा लगाया। MCG और पार्षद के महोदय ने आपस में करके कि इसको एक अच्छा ग्रीन हाँ वो बनाया और वो डेवलप भी कर दिया। वहाँ पे लोग व्यायाम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। वहाँ पे झूले भी लगे हैं, वहाँ पे काफ़ी पैसा लगा है, कम से कम 10-12 करोड़ रुपये में। लेकिन कोई कार्य अगर हम करते हैं, हमारे पास में प्लानिंग और सिस्टम से करते हैं और हम अप्रूवल के थ्रू करते हैं। क्या है, आज MCG को जो भी लैंड और जो सेक्टर्स और जो भी दिया, वो सिर्फ मेंटेनेंस करने के लिए दिया है। ये सब हुड्डा की लैंड है। अगर कोई कार्य, इस पर निर्माण भवन, कोई ऑफिस या कुछ भी बनता है, तो हमको सबसे पहले इसकी परमिशन जो है हुड्डा डिपार्टमेंट से लेनी चाहिए, अप्रूवल लेना चाहिए कि हम ये करना चाहते हैं। अभी जैसे मेरी नॉलेज में आया कि हुड्डा डिपार्टमेंट में जिससे जनता का पैसा प्रॉपर तरीके से उसका यूटिलाइजेशन हो सके। हाँ। अभी क्या हुआ, उसके ऊपर 10-12 करोड़ रुपया लग गया। हाँ। उधर हुड्डा डिपार्टमेंट ने उसके अपने प्लॉटों की नीलामी कर दिया। हाँ। अब उन्होंने MCG को आदेश दिया कि फटाफट इसको खाली करिए। हाँ। अब जो 10-12 करोड़ रुपए लगा है, जो मेरे जैसा व्यक्ति भी उधर जाता था, हाँ, तो उसको कितना दुख होएगा। और वहाँ की जो जनता है, जो देवीलाल की या फिरोज गांधी की, उनको भी बड़ा दुख हो रहा है। हालांकि वो टूटना नहीं चाहिए, उसके लिए आप लोगों को भी संघर्ष करना चाहिए। हम संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हुड्डा डिपार्टमेंट ने एक चीज़ पूछी है MCG से कि जब आप ये कार्य कर रहे थे, तो आपको एक बार हमारे से परमिशन चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि करोड़ों की ज़मीन है और उसके ऊपर आप बगैर पूछे ताछे इतना मोटा पैसा लगा देते हो, तो वो एक गलत है। इसी कड़ी से जुड़ा हुआ एक सवाल और, यहाँ पर संजय प्रधान ने एक कम्युनिटी सेंटर बनाने का और प्रयास किया था, वो भी हुड्डा की लैंड थी, बाद में हुड्डा ने उसको तोड़ दिया। तो ये ऐसे कौन लोग हैं जो जनता के पैसे को मिसयूज करना चाहते हैं? बार बार इतना पैसा लगना, वो ठेकेदार आज भी रोता है जिसने पैसा लगाया। वो गरीब मर गया, ना उसको संजय प्रधान की तरफ से पैसा मिला, ना उसको नगर निगम ने पैसा दिया, आपने उसको टेंडर दे दिया, वो अपना पैसा लगाता गया। हुड्डा की ज़मीन है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में ऐसा लगता है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार की सीमा रुक नहीं रही है, बढ़ रही है। जबकि भाजपा सरकार होते हुए, और भाजपा सरकार का कहना है कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, फिर भी ये खाया जा रहा है। ये खाने वालों पर कार्रवाई और FIR क्यों नहीं हो रही? इसे कैसे देखते हैं? मैं इस बारे में छोटे रूप में संक्षिप्त इसका आपका विवरण दूंगा। कोई भी कार्य अगर कहीं पर हो रहा है और जनहित के लिए वो किया जा रहा है, तो उस कार्य करने के लिए हमें सबसे पहले अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। हर नेता, हर वार्ड पार्षद हमेशा चाहेगा कि मेरे क्षेत्र में कार्य हो।
लेकिन जो एक आपने कम्युनिटी सेंटर की बात करी, वो भी एक अनप्लान्ड लैंड थी हुड्डा की, उसके ऊपर बना दिया गया। तो बनाने वाला कौन था? नगर निगम। पैसा किसने लगाया? नगर निगम ने। अगर नगर निगम प्रॉपरली तहकीकात करती, जैसे कि मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल पहले पार्क का दिया है, यही लाइव एग्जांपल इसका है, अगर वो पहले सिस्टमाइज करके वहाँ से पूछ के हर चीज़ें करती, तो आज वो जनता जनार्दन के लिए जो कम्युनिटी सेंटर बनाया था वो फैसिलिटी हो जाती। अब इसमें एक सबसे मुख्य कारण अगर मैं देखा गया है, इसमें कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारी भी सम्मिलित हैं साथ में। अगर वो पहले से इन चीज़ों को तहकीकात करके कार्य करेंगे तो इस तरह का भ्रष्टाचार और इस तरह से जो गवर्नमेंट का दिया पैसा है उसका सदुपयोग होगा, कहीं भी गलत पैसा नहीं लगेगा। आप RW प्रधान भी हैं सेक्टर 9 के, तो मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूँ कि अब चुनाव बहुत नज़दीक है, तो क्या है कि जब आप लोगों की पर डे की मीटिंग होती हैं, 7 दिन मीटिंग होती हैं, आपके RW के आप लोगों से मिलते हैं, आपके ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, तो लोगों का क्या संदेश है कि इस बार हमें कैसा पार्षद चले? नंबर 1 बात। दूसरी बात, इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल कि पिछले पंचवर्षीय पार्षद का जो काल रहा, उसमें RW के जो काम होने थे वो नहीं हो पाए। नहीं होता। तो वो मुझे बता दीजिए आप कौन? मैंने खास तौर से देखिए, पहले मैं आपको एक अपनी तरफ से RW की तरफ से एक आपको बताना चाहता हूँ। RW एक जो संस्था है वो निस्वार्थ सेवा करती है, हमें कोई इसकी सैलरी नहीं मिलती। अपने कीमती समय में से मैं डेली 4 घंटा 4.5 घंटा जो होता है वो जनता जनार्दन के लिए मैं वर्क करता था, जो RW के माध्यम से मैं करता हूँ। अब कई बार मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जैसे सीवर हमारा ओवरफ्लो हो रहा है, तो हमारे यहाँ पे 4 ग्रुप बने हैं व्हाट्सएप के, उसके माध्यम से पता चलता है और मैं अधिकारियों को अवगत कराता हूँ। कई बार जब सीवर बार बार ओवरफ्लो होता रहता है तो उसके लिए मैं सुपर सेक्शन मशीन का भी इंतजाम करता हूँ, मेल लिख के। पता क्या होता था कि यहाँ पर मैंने देखा है कि जैसे ही मैंने कोई कार्य कराने के लिए यहाँ पे बुलाता था, तो हमारे जो पार्षद रहे हैं उनके अंदर कोई वर्चस्व वाली बात रहती थी। वो चाहते थे कि मेरा नाम हो, तो कार्य कोई नहीं हो, तो मुझे तो जनता जनार्दन के लिए कार्य करना है, मुझे कोई इलेक्शन से नहीं लड़ना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जो फैसिलिटी है वो जनता जनार्दन को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होता क्या था कि मैं वहाँ पर कार्य स्टार्ट कराया, फिर अपने ऑफिस में चला गया, और जैसे ही मैं अपने ऑफिस में गया पता लगे वो तो मशीन वहाँ से वो पार्षद मुझसे लेके चले। तो ऐसे बहुत सी जगह होता है। आज मैं आपको बात करूँ, एक बकेट माध्यम का प्रोसेस होता है जो सीवर लाइन की सफाई करता है, वो पिछले 5 सालों में एक बार भी कभी भी ये प्रोसेस नहीं हुआ। पिछले साल मैंने देखा कि मुझे कुछ भी नहीं, मुझे ऑफिस नहीं जाऊंगा अपने, मुझे ये कराना ही कराना है। तब वो हम लोगों ने प्रोसेस स्टार्ट किया, और जब से मैं 2007 से सेक्टर में रह रहा हूँ, पहली बार वो बाल्टी के माध्यम से प्रोसेस आप कराए। और इसी तरह से अगर ये 6 महीने में या 1 साल में हो जाता है, मैं कहता हूँ सीवर ओवरफ्लो की समस्या तो हो ही नहीं सकती। लेकिन ये कराई जाती है। इसका भी कंसेप्ट पुराना है। हाँ, कंसेप्ट पुराना है। हाँ। लेकिन ये मजबूत है। हाँ। क्या होता है कि कभी भी आप देखोगे जब सीवर ओवरफ्लो हो जाएगा तो जो सक्शन मशीन है, सुपर सक्शन मशीन है, इसका एक बार का जो चार्ज होता है वो 70,000 रुपये है। तो वो जो मशीन है वो भी किसी कॉन्ट्रैक्टर की होगी, वो भी किसी न किसी अधिकारी से कनेक्ट होगा। तो बकेट माध्यम का तो छोटा सा प्रोसेस है, तो वो नगर निगम अधिकारी और जो वहाँ के काउंसलर है वो क्यों चाहेंगे कि बकेट माध्यम से हो? वो तो चाहेंगे एक अच्छा बजट हो, उसको भी कमीशन जाएगा, उसको भी जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने बताई, ये भी एक भ्रष्टाचार का एक अच्छा सा जीता जागता स्वरूप है, उदाहरण है जी। सही, बिल्कुल सही बात है। तो इसके साथ में ये भी है, अगर क्राइम दर को देखा जाए, जिस प्रकार से दीवाल कॉलोनी लगी हुई है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नशा परोसा जा रहा है इस समय, तो अब कई मैंने चोरी चपाटी भी ऐसी सुनी है जो कि सेक्टर 9 में होती है। तो इसमें ये करने वाले भी देवलाले आसपास के और दूसरी जगह के लोग भी आते हैं। तो इसके लिए आप हमेशा प्रशासन से कैसे RW बात करता है, क्या कहता है कि हमारी सिक्योरिटी क्या होना चाहिए, और हम अपने पार्षद के पास या फिर अपने विधायक के पास इन सब चीज़ों को कैसे रखते हैं? अभी इसी संबंध में, सिक्योरिटी से संबंध में, कि हम अपना सेक्टर को कितना सिक्योर कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सी जगह चैन स्नैचिंग होती थी, कई बार गाड़ियों के टायर भी निकाल लिए जाते थे, बैटरी निकाल ली जाती थी। तो हम लोगों ने अपनी जो सिक्योरिटी है उसको, हम गवर्नमेंट की तरफ से ही कोई पैसा नहीं है, हम लोग घर घर से कलेक्शंस करते हैं और वो गार्ड को हम पैसा देते हैं। उससे ये हम लोगों ने कार्य चलाया हुआ है। लेकिन इसमें जैसे आपने क्वेश्चन किया कि पार्षद की तरफ से कुछ होता है, हमें एक चीज़ मैंने सबसे बड़ी देखी है कि अगर मैं कोई कार्य अच्छा करने के लिए जा रहा हूँ और जनहित में ये कार्य हो रहा है, तो उसमें
ये पार्षद महोदय जो थे वो लेग पुलिंग हो जाते थे। इसमें आपस में एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक का पार्षद का और आरडब्ल्यू का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक का क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने कई बार प्रयास किया कि गेट खुलवा देते थे, तो बैड एलिमेंट्स उस गेट से भी घुसते थे और कई बार लेडीज़ का चैन स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग, ये चीज़ें होती रहती थी। अभी मैं स्पेशली इस बारे में डीसीपी साहब से मिला था, तो मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हम पूरी जगह आरडब्ल्यू जहाँ जहाँ पर है हम गेटेड अपना वहाँ पे बनाने जा रहे हैं और जो भी आपके नॉर्म्स होंगे उसको हम फॉलो करेंगे, जिससे कि वहाँ के व्यक्ति, स्थानीय निवासियों को सुरक्षा दी जा सके। साथ में एक जुड़ा हुआ सवाल, एक बहुत छोटा सा, इस समय एक फ्लैक्स फाड़ना और फ्लैक्स उतारने का बड़ा एक इस समय आपके वार्ड के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है और आप ऐसी परिवार से बिलोंग करते हैं जहाँ राजनीति से हमेशा से ताल्लुकात रहा, तो क्या फ्लैक्स फाड़ने से और फ्लैक्स उतारने से मैं आपकी राजनीति को कम कर सकता हूँ? एक सबसे बड़ा बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं जो मैसेज देने जा रहा हूँ, कभी भी अगर कोई भी व्यक्ति के द्वारा किया गया सकारात्मक कार्य जनता के हित में है तो उसको पोस्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरा, अगर हम किसी का पोस्टर फाड़ देंगे तो जिस आदमी का पोस्टर फाड़ा जा रहा है उसके पोस्टर फाड़ने से उसकी छवि कम नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो दिलों में जिसके बैठा हुआ है वो कहीं नहीं निकल पाएगा। पोस्टर एक माध्यम है, किसी को हम लोग अपने पोस्टर के माध्यम से शुभकामनाएं देने का एक जरिया होता है। अगर कोई भी आदमी पार्षद के इलेक्शन लड़ रहा है, अगर उसने अच्छा कार्य किया हुआ है, जिसका पोस्टर फाड़ दिया अगर उसने अच्छा कार्य करे तो उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जो पोस्टर फाड़ रहा है अगर वो अच्छा कैंडिडेट है और उसका व्यवहार बहुत अच्छा है और वो जनता जनार्दन के लिए कार्य कर रहा है तो क्यों पोस्टर फड़वाए जा रहे थे? इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि ये एक ड्रामा चल रहा है, पोस्टर फाड़ना ये कर रहा है। जो विनिंग कैंडिडेट है वो लोगों के दिल में बैठा हुआ है और डेफिनेटली वो समय जब आएगा अपना पता चल जाएगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ यहाँ की जनता को, संभावित वार्ड 12 की मैं बात करता हूँ, यहाँ की जनता को एक ऐसा उम्मीदवार, ऐसा कैंडिडेट, ऐसा पार्षद चाहिए जिसका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कार्य करना जनता के हित में समर्पित रहे और सुख दुख में सदैव जनता के साथ रहे। इसका ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि सिंपल होना चाहिए। मैं भी बता देता हूँ, क्योंकि वो इसीलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर हर स्टेट का आदमी है, हर वर्ग का आदमी है, हर जाति का आदमी है। ये हमारा एक वार्ड ऐसा है जो कि अभी तक 2 विधानसभाओं के बीच में रहता है और लगभग अभी भी कुछ क्षेत्र है। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि बाहर के भी लोग हैं और पढ़े लिखे भी लोग हैं, सेक्टर भी आता है, कॉलोनियाँ भी आती हैं, कच्ची कॉलोनियाँ भी आती हैं, आप है ना। तो इसमें सारी चीज़ों को मिलाकर तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को आना बहुत ज़रूरी है इस वार्ड के लिए, जो आप कह रहे हैं। तो उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो हर व्यक्ति के समय पर, उसके काम आने के समय पर उसके साथ खड़ा रहे। जी, हमारे साथ आज प्रशांत चौहान जो कि RWA सेक्टर 9 के हमारे साथ जुड़े हुए थे। जिस प्रकार से उन्होंने कई विषयों पर, मुद्दों पर चर्चा की, उन्होंने बताया कि RWA के अंदर क्या क्या खामियां होती हैं, कैसे कैसे लोग बाग पैसे के लालच से या फिर RWA और पार्षद के बीच में कुछ तालमेल अगर अच्छे रहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उस क्षेत्र का विकास होना बहुत सरल हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है और विकास होता है। चुनाव को लेकर भी उन्होंने कई विषय पर चर्चा किया। उन्होंने बताया कि यहाँ इस वार्ड को कैसे व्यक्ति की आवश्यकता है और वो आपको दिखेगा जो जिसके दिल में बैठा है, उसके पोस्टर फ्लैक्स फाड़ने से कुछ भी होने वाला नहीं है, ऐसा प्रशांत चौहान का मानना है। कैमरामैन शिलू के साथ रमाकांत उपाध्याय, नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।